जब हम भारत के इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर के नाम आते हैं। ये सभी शहर इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल पिलर्स माने जाते हैं और साथ में ये सभी अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की कैपिटल सिटीज भी है। लेकिन इस कन्वेंशनल विजडम के बीच एक ऐसा शहर है जो साइलेंट रिवोल्यूशन कर रहा है और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी मेन स्ट्रीम डिस्कशन में कहीं गुम हो जाता है। यह शहर है पुणे, महाराष्ट्र की कल्चर कैपिटल और भारत की लार्जेस्ट नॉन कैपिटल सिटी। चलिए करंट डेटा देखते हैं। पुणे एनुअली भारत के जीडीपी में $55 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है, जो देश की टोटल जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 3% है। यह फिगर केवल स्टैटिस्टिकल नंबर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की गाथा है, जो ये बताती है कि अगर आपका स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लानिंग, ज्योग्राफिकल एडवांटेज और विजनरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मिलकर एक ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर रीजन को कैसे इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज बना सकते हैं। इस एनालिटिकल एक्सप्लोरेशन में हम एग्जामिन करेंगे कि पुणे का यह फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके सक्सेस के बिहाइंड कौन से क्रिटिकल फैक्टर और भारत की फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के लिए इस मॉडल से क्या क्रूशियल लेसन ड्राइव कर सकते हैं बाकी स्टेट या फिर बाकी सिटीज। पुणे की रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की जेनेसिस 1980s और 90s के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एरा में मिलती है, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करने का हिस्टोरिक डिसीजन लिया था। इस क्रूशियल पीरियड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक मास्टर स्ट्रोक एग्जीक्यूट किया, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आज भी पुणे की इकोनॉमिक लैंडस्केप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले 1998 में राजीव गांधी इंफोटेक पार्क की स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट जो हिंजेवाड़ी में की गई, जो एक मैसिव 2800 एकड़ का कॉम्प्रिहेंसिव आईटी जोन था। यह इनिशिएटिव केवल एक बिजनेस ओरिएंटेड मूव नहीं था, बल्कि पुणे के एंटायर इकोनॉमिक इकोसिस्टम को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाने का केयरफुली क्राफ्टेड मास्टर प्लान था। इस ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन के पीछे की स्ट्रेटेजिक रैशनल ये थी, जो बहुत ही क्लियर और वेल थॉट वाली थी, कि मुंबई ऑलरेडी जो है उस टाइम पर भी काफी हैवी हो चुका था, इंडस्ट्रीज से सैचुरेट हो चुका था। आज भी आप देखोगे, पहले भी आप देखोगे, बैंकिंग, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा ऊपर थे। तो मुंबई में अगर आईटी इंडस्ट्री का भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता तो मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता और अर्बन इकोसिस्टम को डीस्टेबलाइज जो कि वो कर सकता था। इसके बजाय पुणे को आईटी हब के रूप में सस्टेनेबली डेवलप करना एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, क्योंकि यहाँ का लैंड प्राइस देख लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, कॉस्ट देख लो, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देख लो, जो कि बहुत ज्यादा मुंबई से कम है। कंपनीज को क्या चाहिए? फाइनेंशियल एडवांटेज, वो यहाँ पे मिल ही रही थी। तो पुणे सक्सेसफुली भारत का जो थर्ड आईटी आज के टाइम पे जो बन चुका है और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपए के आईटी एक्सपोर्ट है, जो कि 2023-24 में इसने अचीव करे थे। ये इंप्रेसिव फिगर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट हो जाता है जब 5 साल पहले अगर आप देखोगे उस टाइम पे 50,000 करोड़ के आसपास था। तो 5 साल में डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ है जो कि पुणे ने करी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से भी पुणे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे 3000 से ज्यादा स्टार्टअप एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। भारत के टोटल टेक स्टार्टअप्स का 2% जो है वो आपको पुणे के एक शहर के अंदर है, जो कि देखने को मिलेगा। अब सेकंड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आईटी के बाद में ऑटोमोटिव और डिफेंस पावर हाउस के तौर पे, डिफेंस के तौर पे तो पुणे को देखा ही नहीं जाता, लेकिन आज सेकंड मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। इसकी शुरुआत भी कोई आज 5-10 साल पहले नहीं हुई है। 1960s में एसेंशियली एक सिंपल एग्रीकल्चर रीजन था ये, जब विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट जमुनाभाई बजाज ने पुणे में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया था। उस टाइम पर एंटायर इंडस्ट्रियल डीएनए में फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। बजाज ऑटो की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद में यहाँ पे वॉक्सवैगन भी आया, टाटा मोटर्स भी आए, सारे बड़े ऑटोमोटिव जाइंट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और आज ऑपरेशनली जो है वो अच्छा खासा स्केल है जो कि इन सब ने किया है। गवर्नमेंट की पॉलिसियों या स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ने भी इस इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन को काफी अच्छा बूस्ट है जो कि दिया है। महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं महाराष्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चाकन एरिया के अंदर एक डेडिकेटेड उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल जोन है जो कि डेवलप कर रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। मल्टीनेशनल कंपनीज को हाईली अट्रैक्टिव उस एरिया के अंदर टैक्स का इंसेंटिव भी मिलता है, ऑपरेशनल सपोर्ट भी मिलता है, और कंपनीज को क्या चाहिए होता है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी इस सक्सेस स्टोरीज को और क्रूशियल बना दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हाई स्किल्ड टेक्निकल वर्कफोर्स है जो कि तैयार करी जाती है। कॉलेज एक जगह, इंडस्ट्री एक जगह, तो प्लेसमेंट आसान, एक ह्यूमन कैपिटल के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी है जो कि ये देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको डिफेंस के बारे में बताया, अगर आज आप देखोगे ना तो डिफेंस के अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।
और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। करंट के स्टैट्स अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में टोटल 641 एमएसएमई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। उसमें से 80 to 90% जो है ना वो सिर्फ पुणे के अंदर एस्टैब्लिश है। भारत फोर्ज का नाम आपने सुना होगा, और वर्ल्ड क्लास और भी कई सारी कंपनीज है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कटिंग एज वेपन सिस्टम सप्लाई करती है, और यहाँ से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा पिछले कुछ सालों में जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो 20,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। उसके पीछे का कारण भी यही है। रिसर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुणे की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे एस्टैब्लिश करी गई थी। वो क्या करती है, इनोवेशन और रिसर्च के अंदर जो है ना वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम आगे बात करें कि पुणे की ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी तो खैर बहुत ही इंप्रेसिव और इंस्पायरिंग है, लेकिन डेवलपमेंटल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। ये कोई स्मूथ और चैलेंज फ्री जर्नी नहीं थी। रैपिड अर्बनाइजेशन होना, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी सामने आते हैं, और उनको टाइमली काउंटर करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज फिर बाद में बड़ी मुश्किल देखने को मिलती है एक सिटी को। पुणे और उसके सराउंडिंग मेट्रोपॉलिटन रीजन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ओरिजिनली 5 सेपरेट सिविक बॉडीज क्रिएट की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के बीच में प्रॉपर ना तो कोऑर्डिनेशन हो पाया, ना प्लानिंग हो पाई। उसकी वजह से कंसिस्टेंटली यहाँ पे कई सारे काम डिले हो रहे थे। इस फंडामेंटल गवर्नेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1977 में पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अनाउंसमेंट हुआ, और उसका काम था कि लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग की जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करवाने में 9 साल लग गए। इलेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एंटायर ब्यूरोक्रेटिक एपिसोड क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक्सीलेंट इंटेंशन और वेल प्लानिंग होने के बाद में भी इंप्लीमेंटेशन गैप्स जो है वो यहाँ पे बहुत देखने को मिले। उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस आए। ज्योग्राफिकली और टोपोग्राफिकली भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखोगे एक रेडियल सिटी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो ना, तो जहाँ पे वेल प्लान्ड सेंटर कोर एरिया हर एक स्ट्रीट, हर एक ट्रांसपोर्टेशन, हर एक नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, स्मॉल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर आपको करने होते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज के लिए अलग, लार्ज स्केल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अलग। तो इतना कुछ डेवलप करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कमर्शियल और रेसिडेंशियल के बीच में प्रॉपर जोन डिस्टिंक्शन करना होता है, जो कि नहीं होता है। उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन और मोबिलिटी इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। आज के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो पुणे की सस्टेनेबल जो फ्यूचर ग्रोथ अचीव करने के लिए है ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। करंट रोड नेटवर्क की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 4 से 9 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर के बीच में फ्लक्चुएट करती है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं कि एक आपकी आइडियल रोड डेंसिटी जो है वो 12.5 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, तो उससे काफी कम है। दिल्ली की करंट 22 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो ये हाईलाइट करती है कि पुणे के अंदर आज सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। रिंग रोड कॉन्सेप्ट भी पुणे की अर्बन प्लानिंग में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया। ज्योग्राफिकल कांस्टेंट है, नेचुरल टोपोग्राफी के कारण जो रिंग रोड सिस्टम है उसको डेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल और टेक्निकल जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस वहां पे देखने को मिले। रियल एस्टेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा मेजर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है जो कि बन गया है। कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, इंटर स्टेट माइग्रेशन भी हो रहे हैं। उसकी वजह से डायरेक्ट जो लोड है ना वो किसके ऊपर पड़ता है, हाउसिंग के ऊपर पड़ता है, जो कि 15% से ग्रो कर रहा है। नेशनल एवरेज 10% है। हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी एक सीरियस चैलेंज बन गया है। मार्केट एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि 2025 का प्राइम अर्बन लोकेलिटी पर लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंचने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो कि 2 साल पहले 12,000 के आसपास था। पुणे हालांकि अगर अभी भी बैंगलोर और मुंबई से कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली काफी अफोर्डेबल है, लेकिन अर्बन प्लानिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग सोल्यूशन अगर आज के टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं करे गए तो फ्यूचर के अंदर हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। और यही प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, साइंटिफिक प्लानिंग में, अफोर्डेबिलिटी के अंदर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आज हम पुणे के मॉडल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक ये बहुत अच्छी इनवैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक लेसन और एक्शनेबल इनसाइट्स जो है वो मिलते हैं। और अगर आप देखोगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट ने कोलैबोरेशन किया, रिलेटिवली ऑर्डिनरी सेकेंडरी सिटी को मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म किया, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अप्रोच पर्टिकुलरली जो पहले था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था।
जिस तरीके से उन्होंने मुंबई के ऊपर प्रेशर कम करके एक दूसरी मेजर आईटी सिटी को डेवलपमेंट किया, इससे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की विन विन सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। अगर आप सोचिए कि मुंबई, दिल्ली या पुणे, इतने बड़े शहर अगर हमारे देश में 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो कितना ज्यादा इकोनॉमी को, कितनी जॉब्स ओरिएंटेशन है जो कि हो सकती है। आपको कितनी स्किल्ड लेबर या स्किल्ड मैन पावर भी आपको चाहिए होती है, जो पुणे जो है वो अवेलेबल करवा पा रहा है, पर्टिकुलरली जो बाकी स्टेट्स में नहीं देखने को मिलता है। तो ये बहुत हाईली एप्लीकेबल और अडेप्टेबल मॉडल है अगर इसको बनाया जाए, क्योंकि इंटरस्टेट माइग्रेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पुणे ने अपने लोगों को वहां पे रोक कर, अपॉर्चुनिटी देकर डेवलपमेंट के अंदर एक नया रुख है जो कि अपना दिया है। पुणे आज केवल महाराष्ट्र का एक सक्सेसफुल शहर नहीं, बल्कि इंडिया के कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का एक आउटस्टैंडिंग केस स्टडी है, जो कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि विजनरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और सस्टेन इंप्लीमेंटेशन एफर्ट के थ्रू कैसे सिटीज को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने ग्रुप्स में भेजिएगा। थैंक यू।